नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारा देश G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस अध्यक्षता में 20 देशों के अलग अलग विभागों के लोग भारत में आए हैं और भारत ने यह तय किया है कि वो भारत के अनेक राज्यों में इस सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसको लेकर यह भी कहा गया कि वो कश्मीर में भी आयोजन होगा तो अरुणाचल प्रदेश में भी होगा। और इस बात को लेकर के पाकिस्तान और चीन दोनों ने आपत्ति दर्ज कराई। चीन ने अभी हाल ही में एक नक्शा जारी किया जिसमें अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखा दिया। भारत को आपत्ति करनी ही थी क्योंकि ये दोनों हमारे भारत के अंग हैं। अक्साई चिन पर अवैध कब्जा चीन ने किया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, हमारी सरकार है, सारी व्यवस्थाएं हमारी चलती है, तो ये कैसे सहन हो सकता था। आपत्ति दर्ज हुई तो इस आपत्ति में कई महाशक्तियों ने भारत के सुर में सुर मिलाया और चीन की इस हरकत पर उसके लिए कहा कि यह गलत है, आप किसी देश की अशांति भंग करना चाहते हैं। इसको शायद बहाना बनाना चाहते थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और उन्होंने ये खबर भिजवा दी कि G20 सम्मेलन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब चीन की तरफ से जो वहां के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग, वो यहां उपस्थित रहेंगे, लेकिन इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति समेत कई देशों के राजनयिकों ने इस पर नाराजगी जताई है कि चीन के राष्ट्रपति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। असल में चीन के राष्ट्रपति भारत क्यों नहीं आ रहे? असली मुद्दा तो यह है कि जिसको वो प्लान कर रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार यहां 2014 के पहले थी तो चीन का जिस तरह से भारत में दखलंदाजी बढ़ रही थी, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था, भारत के उद्योग धंधे चौपट होते जा रहे थे, भारत की सेना कमजोर होती जा रही थी, चीन को लग रहा था कि बस थोड़े दिन और भारत पर मेरा कब्जा होगा। अचानक से मोदी जी आ गए। यह किसी को नहीं लग रहा था कि कोई एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देशभक्त स्वयंसेवक वो जो है सत्ता के शीर्ष पर बैठेगा। और जैसा कि संघ के स्वयंसेवक से उम्मीद है, देश के हित में काम करने लगे, दिन रात बिना छुट्टी लिए, बिना थके, बिना रुके और बिना झुके, तो रिजल्ट तो आना ही था। इस देश में राष्ट्रभक्तों की कमी रही है, लेकिन जब भी राष्ट्रभक्त किसी भी काम में लगे हैं, चाहे वो विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाना हो, चाहे वो आत्मनिर्भर बनाना हो, चाहे अपने धर्म की रक्षा के लिए हो, तो दूसरा कोई भी जो विरोधी है उसके पैर जम नहीं सकते, क्योंकि भारत की मिट्टी वो महापुरुषों की मिट्टी है कि इसने ये हमें जज्बा दिया है कि हम शक, हूण, यवन, मुगल, अंग्रेज तक आए तो उनको मार भगाए। तो चीन क्या चीज है? चीन प्लान कर रहा था, एक महाशक्ति है, लेकिन भारत ने उसको जब झटका दिया और आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ जो चल रहा है, इससे चीन को खासी दिक्कत है। चीन को एक एक करके अपने जो यहां प्लांट लगाने का प्लान था उसको कैंसिल करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जो चीन में इन्वेस्टमेंट अभी तक होता था वो भारत में होने लगा, कई बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने लगी। भारत की आज की स्थिति यह है कि जो पहली तिहाई की जीडीपी की रिपोर्ट आई है उसमें भारत की जीडीपी 7.8 है। चंद्रयान हमने 3 भेजा है, इसी तरह से हमने आदित्य L1 लॉन्च कर दिया और अब लग रहा है कि भारत जो आत्मनिर्भर बढ़ रहा है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। चीन को इससे दिक्कत है और इसीलिए चीन को यह झटका लगा है, क्योंकि चीन के अंदर की व्यवस्थाएं खराब है। तो उसको लगता है कि ऐसी स्थिति में वो ऐसे छोटे से देश के साथ खड़ा होगा जो आज एकदम से बड़ा दिखाई देने लगा है। तो इसलिए चीन की दिक्कत है। चीन भले ही ना आए, अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करे, लेकिन मोदी जी ने एक सुपर प्लान चलकर चीन के उस मंसूबे को नाकाम कर दिया है जो वो चलने की कोशिश कर रहा था, और भारत को अलग थलग करके वो अफ्रीकी देशों पर कब्जा करना चाहता था। मोदी जी ने अचानक से एक घोषणा कर दी और उस घोषणा का कई देशों ने समर्थन भी किया है, लेकिन चीन में अच्छी खासी उस घोषणा से खलबली मच गई है। असल में G20 सम्मेलन में जो 20 देश हैं स्थायी और 5 स्थायी सदस्य हैं, बाकी अस्थायी सदस्य हैं, वो सब यहां आने हैं, लेकिन जो देश अध्यक्षता करता है वो अतिथि देशों को बुला सकता है, ऐसा प्रावधान इसमें है। और इसीलिए भारत ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल किया और जो अफ्रीकी देश हैं, ऐसे 54 अफ्रीकी देशों को अतिथि के तौर पर इस G20 सम्मेलन में इनवाइट कर दिया। और साथ के साथ
मोदी जी ने एक कहें तो तुरुप का इक्का वो चल दिया और उन्होंने मांग कर दी कि ये जो अस्थायी सदस्य हैं, जो अफ्रीका के देश हैं 54, इन सबको स्थायी सदस्यता भी दी जाए। अपने लिए भी मांग करी है, लेकिन अफ्रीकी देशों के लिए मांग करना ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। अब इसके दो मायने हैं। अगर तो ये सारे देश जो स्थायी सदस्य हैं, चीन भी उसमें है, कि वो अगर अफ्रीकी देशों की स्थायी सदस्यता के लिए मना करता है, जैसा कि लग रहा है कि वो करेगा, वो विरोध कर रहा है, वो भारत के हर चीज का विरोध कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम नारे का विरोध कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने ये घोषणा कर दी कि हम तो सारे दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। चीन कहता ना जी, हम नहीं मानते, हमारे लिए तो ये उपभोग की वस्तु है और इसलिए हम देशों को कर्जा देते हैं, फिर उस पर अपना ट्रेड बढ़ाते हैं और फिर कब्जा कर लेते हैं। भारत की नीति ऐसी नहीं है। भारत किसी की मदद करता है तो निस्वार्थ करता है, भारत कहीं व्यापार करता है तो नियम कायदे कानून के तहत निस्वार्थ भावना से करता है, शुद्ध व्यापार करता है। यानी विस्तारवादी नीति केवल चीन की है, भारत की कतई नहीं है। और इसलिए भारत को दुनिया में पसंद किया जा रहा है। अफ्रीकी देशों में भी भारत का जो व्यापार है मोदी सरकार आने के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि जो अफ्रीकी देश हैं उसको देखते हुए 2003 से भारत सरकार ने फोकस अफ्रीकी कार्यक्रम चलाया हुआ है। अफ्रीका पर फोकस करना है। 2003 से ये देखा गया कि हमारे पास यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, चीन है, जापान है, बाकी जो अफ्रीका है जो एक बहुत बड़ी एक अर्थव्यवस्था है दुनिया में, वो अछूता रह रहा है। 2003 से कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन चीन के दबाव में कांग्रेस की सरकार ने उसको कभी भी विस्तार नहीं दिया। मोदी सरकार आई तो इस तरफ ध्यान दिया गया और आज आप जानकर चौंक जाएंगे कि मोदी सरकार में जिस तरह से द्विपक्षीय समझौते किए और द्विपक्षीय व्यापार अफ्रीकी देशों से किया, उसके कारण आज आपको मैं बता दूं 2022 में 9.26% की वृद्धि अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में हुई है। दोनों तरफ का ट्रेड, उधर से भी हम कुछ सामान लाते हैं और वो भी हमसे कुछ सामान मंगाते हैं। ये आज बढ़कर के 100 अरब डॉलर पहुंच गया है। 100 अरब डॉलर बहुत बड़ा होता है और यही चीन की दिक्कत है, क्योंकि चीन वहां इन्वेस्ट कर रहा था अभी तक। हालांकि चीन का इन्वेस्टमेंट वहां कर्जे के रूप में है और वही नियत है कि ये कर्जा लेते जाएं, फिर वो कर्जे में डूब जाएं, फिर वो उस देश पे अपना कब्जा कर ले। चीन का वहां व्यापार समझिए, जो कर्जे के 272 अरब डॉलर का वहां से वो व्यापार कर रहा है। भारत का 100 अरब डॉलर, चीन का 272 अरब डॉलर, अंतर बहुत है। लेकिन चीन ये नहीं चाहता कि भारत का ये 100 अरब डॉलर और आगे बढ़े। लेकिन मोदी ने जिस तरह का दिमाग इस्तेमाल किया है, बड़े बड़े अर्थशास्त्री फेल हैं। जो कांग्रेस अभी अपने मनमोहन सिंह की बातें करती थी, आज आप अर्थशास्त्रियों की बात सुनिए, मैं सुनता हूं, वो कहते हैं मोदी जी ने क्या दिमाग लगाया है। अब आप देखिए इससे क्या होगा। चीन मना कर रहा है, शी जिनपिंग आ नहीं रहे, प्रधानमंत्री को नुमाइंदे के तौर पर भेजा है, वो बिना आए भी विरोध कर रहे हैं। अफ्रीकी देशों को स्थायी सदस्य हम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो मोदी जी को कुछ नहीं कहना। अफ्रीकी देशों को सीधा मैसेज चला गया, वो यहां उपस्थित रहेंगे और उनको संदेश पता चलेगा कि चीन ने उनको स्थायी सदस्यता देने में अड़ंगा अटकाया है। अब फिर उसको समझ में आएगा कि एक तरफ भारत से जो ट्रेड कर रहा है, भारत वहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, भारत वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, व्यापार और व्यापार, इसके आगे संबंध। इधर चीन है, उसका जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड है। चाहे आप श्रीलंका देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए बाकी पाकिस्तान का हाल क्या कर रखा है। वहां टूथपेस्ट से लेके एक जहाज तक चीन दे रहा है। लेकिन इस स्थिति आज ये है कि वहां की महिलाओं को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं, मतलब बेची जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। अब ये जो स्थिति देख रही है दुनिया, वो चीन से इसलिए दूरी बनाए रखना चाहती है और इसी का लाभ भारत को मिल रहा है। भारत को जो ट्रेड मिल रहा है ये भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सहायक है और यही चीन को दिक्कत है। अब चीन दोनों तरफ से फंस गया है भारत के इस जो मोदी जी का जो ये एक कहूंगा कि मैं, उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है
कि अब चीन अगर हां करता है तो भी यह बात होगी कि उसमें भारत को भी स्थायी सदस्यता देनी पड़ेगी, अफ्रीकी देशों को भी देनी पड़ेगी, और यह मैसेज तो जाएगा ही कि भारत ने इसकी मांग उठाई थी, इसके पहले किसी ने भी इस मांग को नहीं उठाया है, तो भी पॉजिटिव गया। दूसरी बात, वो चीन से व्यापार करना ही नहीं चाहते हैं और दुनिया को समझ गया, अफ्रीकी देशों को भी भारत ने समझा दिया है, हमसे ट्रेड करोगे, हम केवल ट्रेड करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो इसमें केवल हम जो है ट्रेड करना चाहते हैं और इसमें जो है आर्थिक सहयोग करेंगे, जो भी इन देशों को सहयोग चाहिए। दूसरी तरफ आप चीन से ट्रेड करोगे तो टेक्नोलॉजी में भी हेराफेरी होगी और टेक्नोलॉजी भी उच्च क्वालिटी की नहीं है। तो ये चीज समझ में आ रही है। और इस तरह से आपको बता दें, जो मोदी सरकार का ये जो एक तरह से काम किया हुआ है, इससे शी जिनपिंग फंस गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि बौखलाहट पूरी दिखाई दे रही है। दुनिया का यह मानना है कि भारत को अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और भारत ने इस G20 सम्मेलन को लेकर के जो यहां मुद्दे रखे हैं उसमें वसुधैव कुटुंबकम, महिला प्रधान विकास, यानी कि महिला प्रधान विकास मतलब महिलाओं को प्रायोरिटी देना हर क्षेत्र में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को जीना, ये जो मुद्दे हैं, ये इस थीम पर G20 सम्मेलन होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के चीन को पटकनी देते हुए मोदी जी ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसमें चीन बुरी तरह फंस गया है। पहले ही चीन बदनाम है, अमेरिका समेत कई देश चीन से अपना व्यापार समेट रहे हैं, खास तौर पे जो वहां से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, इन सबको पहले ही माना जा चुका है कि उसके जरिए जासूसी होती है। पिछले दिनों कोविड में भी चीन बदनाम हुआ था और ये खबरें थी कि चीन से ये वायरस फैला, वो फैला नहीं फैला वो विवाद का विषय है, लेकिन ये खबरें हुई थी और इसमें सबने देखा था। अब भारत की तरफ दुनिया देख रही है और अब देखना होगा कि जब ये अफ्रीकी देश यहां अतिथि के रूप में आते हैं, इनकी प्रतिक्रिया क्या होती है और इसका नतीजा क्या होता है। अगर स्थायी सदस्यता मिलती है तो भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलेगी, अफ्रीकी देशों को भी मिलेगी, और अगर नहीं मिलती है तो कम से कम भारत के पास अफ्रीकी देशों का 54 देशों का ट्रेड तो आना तय ही समझिए। इतनी कार्यकुशलता तो मोदी की सरकार और उनके विदेश मंत्री और जो बाकी मंत्रालय में लोग हैं उनके अंदर ये कुशलता तो आपने देखी होगी। एस जयशंकर जी हो, चाहे हमारी वित्त मंत्री हो, उनका आपने कार्यशैली देख ली है। तो ये एक इंपैक्ट होने जा रहा है और ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन आगे आने वाले दिनों के लिए होने जा रहा है कि अफ्रीकी देशों तक अब हमारी पहुंच बड़ी तेजी के साथ बढ़ने वाली है, जिसमें व्यापार प्रमुखता से होगा। कुल मिलाकर के इसकी सराहना हो रही है और वहीं चीन अब यह देख रहा है कि वो क्या करे। वंदे मातरम।